हाँ आ गया सर। और होमोजीनियस कैटलिस्ट आपके ग्रीन केमिस्ट्री में क्यों आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी गैसियस रिएक्शन है। यहाँ पे भी हमने 2SO2 लिया, O2 लिया और इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3 और इससे हम फर्दर वी विल मेक द H2SO4 बना सकते हैं, अदर केमिकल बना सकते हैं और इस प्रोसेस से ही बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट लिया है इसका NO है। NO भी आपका देखो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और SO2 भी गैस है और बन भी रहा वो भी गैस है। जब सारी चीज़ें गैस गैस होती हैं तो उनको बोलते हैं होमोजीनस, ठीक है, होमो बोलते हैं ना। और जब गैस ना हो, कोई आपको सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, तो वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी फेज क्या हो जाती है, डिफरेंट, तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो आपका होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इट इज इन गैस फॉर्म और रिएक्टेंट इज ऑल्सो इन द गैस फॉर्म। इन दिस केस दिस PT प्लेटिनम आपका इट इज इन सॉलिड फॉर्म और दे आर इन गैस फॉर्म। सो दिस इज आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया और ये होमोजीनियस। अब इनका इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका प्लेटिनम लिया, मान लीजिए प्लेटिनम तो आपका कॉस्टली आता है, बहुत से ऐसे कैटलिस्ट हो सकते हैं जिसमें हमें आयरन लेना पड़े या निकल लेना पड़े। तो इन कैटलिस्ट को लेंगे तो ये हमारे जिस नाली में कहीं भी छोड़ोगे इनको बाहर या वाटर में डिजोल्व करोगे, इनको कहीं छोड़ोगे तो ये पॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो आपकी पॉल्यूशन करे। नाइट्रो ये भी हम एयर से ले सकते हैं, O2 भी एयर से ले सकते हैं, SO2 भी ले सकते हैं और SO3 बना लेते हैं, ठीक है। उसमें कैटलिस्ट ये तो एयर से लेंगे लेकिन कैटलिस्ट हमें लेना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो वो रिएजेंट क्या है, उसको फेंकोगे कहीं, बहाओगे, पानी के द्वारा बहाओगे तो आपसे उससे पॉल्यूशन होगा। तो ये आपके हेट्रोजीनियस काम तो दोनों ग्रीन केमिस्ट्री का है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसमें भी कम हो रही, इसमें भी हम एयर से सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, इसमें भी ले रहे हैं। लेकिन ये आपका प्योर ग्रीन केमिस्ट्री का हो जाएगा। ये ग्रीन केमिस्ट्री का है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट आपने प्लेटिनम लिया है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इन ए कैटालाइज्ड रिएक्शन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। देखो दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, मीन्स SO2 इन गैस, O2 इन गैस एंड NO इज ऑल्सो इन द गैस। और क्या है, प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस। इन दिस केस देखिए, इन ए रिएक्शन द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन ए डिफरेंट फेज, कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जिस फेज में है उस फेज में आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो दिस टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट दैट इज हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस कैटलिसिस का एक्सप्लेन बाय द एडजॉर्प्शन थ्योरी है जी, एडजॉर्प्शन थ्योरी पे डिपेंड करती है। और होमोजेनियस कैटलिसिस एक्सप्लेन बाय द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है उस थ्योरी पे इट कैन बी एक्सप्लेन और दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसमें लैंगमूर थ्योरी है और कौन सी है, लैंगमूर एडजॉर्प्शन थ्योरी है ना, उसकी पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि वो आपका ग्रीन केमिस्ट्री का कम है, ये ग्रीन केमिस्ट्री का ज़्यादा है। क्यों, इसमें प्लेटिनम ले रहे हैं, प्लेटिनम तो मान लीजिए हमने ले लिया है, प्लेटिनम इतना करोड़ नहीं करता है, वो नहीं करता है पॉल्यूशन। लेकिन अदर मेटल लेंगे, आयरन भी लिया ले सकते हैं, निकल भी ले सकते हैं या जिंक भी ले सकते हैं कुछ अदर रिएक्शन के लिए। ये तो एग्जाम्पल इसमें प्लेटिनम का दिया गया है, तो वो हमारी क्या करेंगी, पॉल्यूशन करें। तो दिस इज द वर्क ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। Sustainable development is generally defined as development which meet the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. नोट कर लीजिए, इसका डेफिनेशन है, ठीक। Sustainable development is generally defined as development which meet the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. देखो इस प्रोसेस में हमको मेनली हमको नाइट्रोजन गैस को बनाना है। कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। तो उन्होंने नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया, दो प्रोसेस से बनाया, एक थर्मल कैटालिसिस से बनाया, एक प्लाज्मोनिक कैटालिसिस से। तो थर्मल कैटालिसिस क्या होता है, इसमें हीट किया जाए। तो हीट करोगे, किसी पॉट में लोगे, RV में लोगे या किसी कंटेनर में लोगे हीट करने के लिए। तो हीट जनरेट कहाँ से होगी, हीट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल से आएगी, जो कि डीजल है, पेट्रोल है, कोयला से है। तो दीज आर द फॉसिल फ्यूल, दे आर कमिंग फ्रॉम द मिनरल ऑयल लाइक डीजल, पेट्रोल, कूल। और H3 सॉल्यूशन है, अमोनिया का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक। और CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी और इसमें क्या हुआ, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है।
ये आपका नाइट्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वीक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। रूथेनियम आपने कैटलिस्ट ले लिया और कॉपर का लिया, रूथेनियम का लिया, दोनों का लिया, कॉपर रूथेनियम। तो थर्मल डिसॉर्प्शन, अब ये को हीट करेंगे तो आपका जो नाइट्रोजन गैस है जिसके साथ बाइंडिंग किया है वो आप नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये जो आपकी है वो एक्सपेंसिव कैटालिसिस के थ्रू होती है। और इसमें क्या होता है प्लाज्मोलिटिक कैटालिसिस में कि आपने मटेरियल लिया और लेट लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी से भी ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? लेट लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रॉम सोलर एनर्जी से ले सकते हैं इसमें। और चीप कैटालिस्ट ले सकते हैं। तो इनकी नाइट्रोजन का इस आयरन के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी। इसमें चीप कैटालिस्ट जो आयरन के बने हुए हैं कैटालिस्ट, क्या हुआ तो आपकी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाइंडिंग होगी। तो इसके साथ ये बना लिया प्लाज्मोनिक डिसॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब फिर से नाइट्रोजन गैस निकल के आपका प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आज के लाइफ में क्या है कि आज के 30 साल पहले चले जाइए, आपने डिश एंटीना के बारे में सुना होगा। डिश एंटीना की जो कीमत थी 1000 रुपये थी, ठीक है। जो एंटीना आता था और डिश जो आती थी वो 30,000 की आती थी। अब क्या है उससे अच्छा टेक्नोलॉजी का आया है, इस समय चल रहा टाटा का चल रहा और किसका चल रहा वीडियोकॉन का बहुत सारा। कितने मिल जाता? केवल 1500 रुपये में। तो वो आपका एक्सपेंसिव था और आज नहीं है, क्योंकि हमने रिसर्च सोर्सेस हमारे बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारी रिसर्च कर ली है। तो जो रिसर्च कर ली तो आज की जो आवश्यकता है, अगर इतना कॉस्टली लोग खरीदेंगे तो इतना हमारे मार्केट में जितना बहुत सारा जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम एक ही को हम ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में लोग एक शर्ट पहनते थे एक साल में, ये मुश्किल से एक पैंट भी ले लिया, फिर अदर चीज़ों को नहीं लेते थे या खाना ठीक से नहीं खाते थे। अब लोग क्या है कि सब कुछ कर रहे हैं, कार भी है उनके पास और बाइक भी है और प्लेन में भी यात्रा कर लेते हैं, ट्रेन से कर लेते। पहले लोग बाहर जाते ही नहीं थे घूमने, ठीक है। पहले सोर्सेस कम थे और सोर्सेज जो थे वो कॉस्टली थे। अब सोर्सेज ज़्यादा है और सस्ते है, चीपेस्ट है। वो वाला आप लोग कहते हैं ना महंगाई का इतना नहीं है, लेकिन आज सोर्सेज जो हैं कैसे हैं, ये प्रोडक्ट है चीपेस्ट है। तो वही है कि यहाँ पे जो आपके एक्सपेंसिव कैटलिस्ट हैं दे आर चीपेस्ट, आसानी से हो जाती है। एक ग्रीन केमिस्ट्री का भी काम भी है कि यहाँ पे कूल हमको देने पड़ रहा, फॉसिल डीजल पेट्रोल जलाएंगे तो उससे आपका हाइड्रोकार्बन्स निकलेगा और हाइड्रोकार्बन दे आर कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, और CO2 गैस के कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका सस्टेनेबल। सर इसको लिखना है ना पूरा। हम कहाँ से ले सकते हैं फ्यूल? हम कहाँ से ले सकते हैं? ये कॉमन हक्स से ले सकते हैं और जेट्रोपा है और स्विच ग्रासेस है, इन सब से हमको फ्यूल मिल जाएगा। इनके क्रैकिंग से क्या होगा, रिफॉर्मिंग या और इधर से ऐसा ये ग्रीन केमिस्ट्री का काम हो गया। और फॉसिल फ्यूल से अगर लोगे तो आपका ग्रीन केमिस्ट्री का नहीं हुआ, इसके हजार्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे। और क्या हो सकता है कि सोलर फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, सोलर फ्यूल। और केमिकल के फिर बायो रिफाइनरी, मतलब बायोकेमिकल जो होते हैं हमारे प्लांट से, इनको लेके हम ग्रीन केमिस्ट्री का काम करके इस तरह से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हार्पिक्स होता है, आपको जो दिख रहा है इसमें कोई दिख रहा है जो आपको समझ में आ रहा हो, कुछ डिटर्जेंट भी हो सकते हैं, वैसलीन है, तो ये सब नेचुरल प्लांट से लिए गए हैं। तो प्लांट से हम ले सकते हैं कि क्योंकि केमिकल का हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हमें बाहर फेंकना पड़ेगा, रिमेनिंग मटेरियल को, जो आपका अनरिएक्टेड रह जाएगा। और अनरिएक्टेड को कहाँ बाहर फेंकोगे, खेत में फेंकोगे, ये नदी में बहाओगे तो उससे पॉल्यूशन होगा। और बायोकेमिकल का बायो से अगर हम लेंगे भी, जैसे आप देखना होगा किसान जो है, एक मिनट, फार्मर जो होते हैं वो हर साल खेती करते हैं। और हर साल खेती कैसे करते हैं कि आपने मान लीजिए अपने खेत में 10 किलोग्राम कोई सीड को बोया, और उसमें से आपका सीड जो निकलता है फसल पकने के बाद कितना निकलता है, कम से कम 10 कुंतल निकलता है, किसी में आपका 20 कुंतल। 20 कुंतल जो बेट आया वो कहाँ से आया, वो बेट हमारा मिट्टी से आया। मिट्टी में जो मिनरल थे, पानी हमने खेती को दिया है, तो उससे हमारा सीड बना, और सीड में बेट आ जाता है। जो 10 किलोग्राम बोया था उससे हमें कितना मिला, 10 कुंतल मिला, 20 कुंतल मिला। तो 20 कुंतल कहाँ, मिट्टी से ही तो आया, वो पानी से आया 20 कुंतल वजन। इसके बाद रिमेनिंग कुछ तो हमारा भूसा निकल गया जो खेती में डाल दिया। तो वो जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है, जो हमारा यूजलेस है, वो भी हमारा बैक्टीरिया उसको खा के फिर से मिनरल और केमिकल में चेंज कर देता है, जिसका कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से जो केमिकल के लिए हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, अगर यही हम कंपाउंड सैनिटाइजर हुआ या कोई डिटर्जेंट हुआ या सोप है, अगर केमिकल से बनाते हैं तो उसमें अनरिएक्टेड जो बचा जाता है
तो उसको हमें कहीं ना कहीं फेंकना होगा, फेंकने से उसका पॉल्यूशन होगा। और इसका जो रॉ मटेरियल बच जाएगा, रॉ मटेरियल मतलब जैसे भूसा बच गया, इनका जो रॉ मटेरियल बचेगा उसको फेंकेंगे तो वो आपका बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रीन केमिस्ट्री का वर्क हो जाएगा। बात आई समझ में? इसको भी नोट कर लीजिए। ये सारा केमिस्ट्री आपका सस्टेनेबल में आ जाएगा। देखो फोटो बायो कैटालिसिस में क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट इसमें हो रहा, अरे सुनिए इधर, बायो कैटालिसिस में क्या हो रहा है कि ये कन्वर्ट इसमें हो रहा और आपका फोटो कैटालिसिस में HNO लेके आपका ये रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो रहा, ठीक है। और इलेक्ट्रो कैटालिसिस में आपका ये देखिए कन्वर्ट हो रहा है, H2O किसमें कन्वर्ट होगा, O2 में होगा H+ आयन। जैसे मान लीजिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम किसी की रिएक्शन ना करा के हम, जैसे ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल कॉलेज में पड़ती है ना, हॉस्पिटल में करती है पेशेंट के लिए। तो अभी तक क्या होता था, बहुत से लोग उससे कराते थे, केमिकल रिएक्शन से हम ऑक्सीजन निकालते हैं। वाटर की रिएक्शन किससे कराएंगे, केमिकल रिएक्शन करा के हम निकालते थे ऑक्सीजन। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रो कैटालिसिस कराएंगे तो H2O इट इज कन्वर्टेड इनटू O2 to H+ आयन, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीजन जो गैस हमारी निकलेगी हम सिलेंडर में उसको भर देंगे। तो ये सस्टेनेबल भी हो गया और ग्रीन केमिस्ट्री का काम हो गया, एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। और ये भी आपका ग्रीन केमिस्ट्री का सस्टेनेबल है, चीपेस्ट है ना। और दिस इज ऑल्सो चीप है फोटो कैटालिसिस, मतलब कैटालिस्ट की हम जरूरत है, HNO ले रहे हैं हम, लाइट से ले रहे हैं ना, तो लाइट से कौन सा पैसा लगता है, लाइट तो आपका अवेलेबल है हर जगह, लाइट से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराने में थोड़ा कॉस्टली हो सकता है कि इसका हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अभी हमने बताया था सोलर सेल को ले सकते हैं हम, सोलर इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं ना। हाँ चलो लिख लीजिए। तो देखिए ये आपकी इन्वायरमेंटल कैटालिसिस है, अगर हम इसका यूज अपने लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी ऑटो कैटालिसिस होती रहती है अपने आप कभी कभी इस तरह से, तो हम इसको यूज करके लेबोरेटरी में भी यूज कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल में जो आपकी रेडिएशंस हैं तो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑटो कैटालिसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस भी करा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये रिएक्शन अपने आप इन्वायरमेंट में होती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो आपको होगी, लेकिन इट विल टेक टाइम और जितना टाइम में आपका केमिकल आप कम होगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा, फिर से इंडस्ट्री उसको उतना ही कर देगी। भाई आपका अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आप कम करेंगे तो फिर उतना छोड़िए नहीं आप, या तो उसका प्रोडक्शन कम कर दीजिए, अगर उसको डिक्रीज करेंगे वो आपको बढ़ा दीजिए तो उसको कम कर दीजिए। ये हम कहीं इंडस्ट्री से जो भी हजार्डस से केमिकल हमारे निकलेंगे उसको पहले हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको यूज कर लेंगे। तो किस में यूज कर सकते हैं, फोटो कैटालिसिस में कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्टेंट टू दिस प्रोडक्ट अंडर HNO अल्ट्रावायलेट रेसेस, और अंडर कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्टेंट इनटू दिस प्रोडक्ट बायो यूजिंग बायो कैटालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, और इलेक्ट्रो कैटालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस सारा वर्क जो आपका किसका आता है, ग्रीन केमिस्ट्री का ही वर्क हो जाता है। चलिए नोट करें।